अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है खैरियत से होंगे। टुडे आवर टॉपिक इज सिलेक्शन स्ट्रक्चर, दैट इज़ द सेकंड स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्रोल स्ट्रक्चर फ्रॉम यूनिट नंबर 3, सिलेक्शन स्ट्रक्चर। पहला स्ट्रक्चर हमने कौन सा पढ़ा था? दिस वन, सीक्वेंस स्ट्रक्चर्स। इसमें हमने फिर देखा था कि सीक्वेंस स्ट्रक्चर में दो तरह के ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल हो सकते हैं, अनकंडीशनल जिसमें जो है गो टू स्टेटमेंट यूज़ होती थी, और कंडीशनल जिसमें ऑन एंड गो टू स्टेटमेंट, ऑन एरर गो टू स्टेटमेंट, इस तरह की स्टेटमेंट जो है वो यूज़ होती थी। तो आज सिलेक्शन स्ट्रक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह से ये यूज़ होता है और किन सिचुएशंस में ये यूज़ होता है। राइट, अ सिलेक्शन स्ट्रक्चर चूजेज विच ऑल्टरनेटिव्स प्रोग्राम स्टेटमेंट to execute. In GW Basic we have if then and if then else statement to implement the selection structure. यानी सिलेक्शन स्ट्रक्चर बेसिकली चूज करता है कि कौन सा ऑल्टरनेटिव, यानी हमारे पास ऑल्टरनेटिव पाथ्स होते हैं ना, ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस होते हैं, उनमें से हमें किस सिचुएशंस में कौन सा ऑल्टरनेटिव पाथ जो है वो बेस्ट काम करेगा, वो हमने इसमें से चूज करना होता है। यानी मोर देन वन हमारे पास ऑल्टरनेटिव होते हैं और उसमें से हम एक एज पर कंडीशन जो है हमने सिलेक्ट करना होता है कि कौन सा जो है वो पार्ट एग्जीक्यूट होगा और कौन सा नहीं होगा। इसमें हमारे पास दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, एक है जी सिंपल इफ और देन स्ट्रक्चर, और एक है इफ देन एल्स स्ट्रक्चर। ठीक है जी, ये दो स्ट्रक्चर्स होंगे। उसमें से फर्स्ट वन हम देखते हैं, इफ देन स्टेटमेंट। द इफ देन इज द डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। इफ देन क्या है? डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है। डिपेंडिंग अपॉन द डिसीजन, यानी ये डिसीजन पे डिपेंड करता है। अब डिसीजन क्या है? जो हम उसके ऊपर कंडीशन लगाएंगे इफ के साथ। इफ के साथ हम जो कंडीशन लगाएंगे, उस कंडीशन पे हमारा जो कंपाइलर है GW बेसिक का, वो डिसाइड करेगा, डिसीजन लेगा कि उसका पार्ट जो है इफ के बाद वाला वो एग्जीक्यूट होना है या नहीं होना। राइट, इट कैन चेंज द ऑर्डर ऑफ द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। और ये वाला स्ट्रक्चर हम यूज करके, सिलेक्शन स्ट्रक्चर यूज करके हम क्या करते हैं, प्रोग्राम का जो ऑर्डर होता है ना, जो सीक्वेंस में आ रही होती हैं इंस्ट्रक्शंस, उनके एग्जीक्यूशन के ऑर्डर को हम चेंज भी कर सकते हैं। इट इज यूज टू सिलेक्ट अ पाथ फ्लो इन अ प्रोग्राम बेस्ड ऑन अ कंडीशन। यानी बेसिकली ये कंडीशन पे बेस करेगा कि कौन सा पाथ जो है वो हमने चूज करना है अपने प्रोग्राम में। ये बेसिकली ये एक डिसीजन हो रहा है, डिसीजन सिंबल है। अगर ये ट्रू होता है, यहाँ पे हम अपनी कंडीशन लगाते हैं, अपने प्रोग्राम की कंडीशन लगाएंगे। अगर ये ट्रू होगा तो इस तरह वाला जो है हमारा एरो जाएगा और वहां पे जो हम स्टेटमेंट लिखेंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। बट इन केस ऑफ फॉल्स, जब हमारा जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगी, तो उस सूरत में हमारे पास जो दूसरा ऑल्टरनेटिव होगा फिर वो एग्जीक्यूट होगा। या अगर हमारे पास दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं है तो हम क्या करेंगे, हमारा प्रोग्राम जो है वो एंड हो जाएगा। राइट, अब हम देखते हैं कि इसको कैसे यूज़ किया जाता है। इसको बाकायदा हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे GW बेसिक के अंदर। अ कंडीशन इज एन एक्सप्रेशन। अब कंडीशन क्या है जो हम यहाँ पे लगाएंगे? अ कंडीशन इज एन एक्सप्रेशन दैट आइदर इवेल्युएट्स टू ट्रू, ठीक है जी, यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय 1 और फॉल्स रिप्रेजेंटेड बाय 0। ऑब्वियसली जब भी जहाँ भी डिसीजन की बात आएगी तो डिसीजन लेते हुए हमारी कंडीशन जो हमने लगाई होगी वो दो ही उसकी जो है पॉसिबल सिचुएशंस हो सकती हैं कि या तो वो ट्रू होगा या वो फॉल्स होगा। सिंटैक्स उसका क्या है? इफ एक्सप्रेशन देन स्टेटमेंट। ठीक है जी, और दूसरा सिंटैक्स क्या है? इफ एक्सप्रेशन देन लाइन नंबर। अब यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या चीज़ है? ये एक्सप्रेशन वो कंडीशन है जो हम अपनी इफ देन के स्टेटमेंट में लगाएंगे कि अगर हमारी ये कंडीशन ट्रू होती है देन ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करे। ठीक हो गया। इसी का दूसरा वर्जन है कि इफ कंडीशन हमारी दिस वन ट्रू होती है तो देन हम लाइन नंबर दे देते हैं सिंपली। कैसे? कि यहाँ पे हम डायरेक्ट स्टेटमेंट लिख देते हैं और यहाँ हम कहते हैं कि यही वाली स्टेटमेंट जो है वो हम नेक्स्ट लाइन नंबर पे दे देंगे और यहाँ पे उसी लाइन का नंबर हम लिख देते हैं जहाँ पे हमारी ये वाली स्टेटमेंट्स लिखी होती हैं। इफ द एक्सप्रेशन इज ट्रू then either the statement at the specified line number or the statement following the
देन कीवर्ड इज एग्जीक्यूटेड। ये वही बात लिखी हुई है कि अगर तो हमने लाइन नंबर लिखा होगा तो कंडीशन ट्रू होने की सूरत में उस लाइन पे हमारा कंट्रोल जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा GW बेसिक का, और अगर हमने स्टेटमेंट लिखी होंगी देन के बाद तो वो डायरेक्टली इन स्टेटमेंट्स को जो है वो एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है जी, ये उसकी एग्जाम्पल है। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड आउट द ट्रेन फेयर डिपेंडिंग ऑन द किलोमीटर्स ट्रेवल्ड। अब हम ये एग्जाम्पल यहाँ से मैं आपको इसका क्वेश्चन बता के फिर इस एग्जाम्पल को हम जाके GW बेसिक में इम्प्लीमेंट करते हैं प्रैक्टिकली। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड आउट द ट्रेन फेयर, यानी हमने एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें वो ट्रेन का जो किराया होता है, ट्रेन का फेयर जो होता है उसको कैलकुलेट करेगा। किस चीज़ पे डिपेंड करते हुए? डिपेंडिंग ऑन द किलोमीटर्स ट्रेवल्ड। अब जाहिर है ट्रेन में जो लोग टिकटें खरीदते हैं वो सबने एक ही डेस्टिनेशन पे तो नहीं जाना होता ना, किसी ने कहीं जाना होता है, किसी ने कहीं, किसी ने बहुत करीब जाना होता है, किसी ने बहुत दूर जाना होता है, और हर पर्सन का जो फेयर है वो उसके किलोमीटर के हिसाब से जो है वो फिक्स होता है कि इतने किलोमीटर पे जो है वो इतने रुपीस बन जाएंगे, और अगर इतने उससे जो है लिमिट से क्रॉस कर जाएगा तो उसमें इतने जो है वो ऐड होते जाएंगे। राइट, द मिनिमम फेयर चार्ज इज ₹6। अब कंडीशन क्या है कि जो मिनिमम फेयर है चार्ज का, जो हम चार्ज करेगी ट्रेन पैसेंजर को, वो है ₹6। ठीक है जी, चाहे 1 किलोमीटर का फासला है तो उस पर वो ₹6 चार्ज करेगी मिनिमम फेयर। दिस मिनिमम फेयर रिमेन्स वैलिड फॉर 5 किलोमीटर। अब उसने कंडीशन क्या लगाई है कि ₹6 जो है वो 5 किलोमीटर तक 6 रहेंगे, चाहे किसी ने 1 किलोमीटर ट्रेवल किया है, 2 किया है, 3 किया है या 4 किया है, अप टू 5 जो है वो ₹6 रहेंगे। जैसे ही 5 किलोमीटर से जो आपका सफ़र है वो ज़्यादा होगा, ट्रैवलिंग जो है वो 5 किलोमीटर से ज़्यादा की होगी, तो उसमें जो है वो किस हिसाब से उसमें एडिशन करनी है। आफ्टर 5 किलोमीटर 0.75 रुपीज़ पर किलोमीटर आर एडिड टू द फेयर। यानी जैसे ही 5 किलोमीटर ट्रेवल जो है उससे एक्सीड करेगी ट्रैवलिंग किसी भी पैसेंजर की, तो उस पे हर 1 किलोमीटर के हिसाब से जो है वो 0.75 रुपीज़ जो है वो इंक्रीज़ होते जाएंगे। फॉर एग्जांपल कि अगर किसी के 6 किलोमीटर है तो उसका जो है वो फेयर कितना बनेगा, 5 से 1 किलोमीटर ज़्यादा हुआ है ना, तो 1 किलोमीटर का 0.75 तो ये बन जाएगा 5.75 किलोमीटर रुपीज़। इसी तरह से अगर किसी का जो है वो 2 किलोमीटर ज़्यादा हो गया, यानी टोटल ट्रेवल उसका हो गया 7 किलोमीटर, तो क्या होगा 0.75 2 टाइम्स ऐड हो जाएंगे उसके अंदर। ठीक है ना, यानी जितने किलोमीटर होंगे उसको हमने 0.75 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो उसका जो है, और यानी पहला ₹6 5 किलोमीटर तक, और उसके बाद उसमें ऐड करना है हर 1 किलोमीटर के जो है वो रुपीज़। ठीक हो गया। अब इस प्रोग्राम को हमने इम्प्लीमेंट करना है, कैसे करेंगे पहले यहाँ से देख लें। सबसे पहले हमने इनपुट किया किलोमीटर के, टोटल किलोमीटर कितने हैं, फिर हमने कंडीशन लगा दी इफ़ के क्या है, वो किलोमीटर जो हमने इनपुट वेरिएबल करवाया किलोमीटर के लिए। इफ़ के लेस इक्वल टू 5, यानी अगर किलोमीटर जो है वो 5 या 5 से छोटे हैं, देन प्रिंट 6, यानी ₹6 होगा 5 या 5 से छोटे पे, और प्रोग्राम एंड हो जाएगा। लेकिन अगर जो है ये कंडीशन हमारी ट्रू होती है तो ये हमारा चलेगा ना। अगर हमारे किलोमीटर जो है वो 5 से ज़्यादा हो तो फिर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। उस केस में देन के बाद जो स्टेटमेंट लिखी हुई है ये एग्जीक्यूट नहीं होगी। ठीक हो गया। फिर क्या होगा, इस कंडीशन के फॉल्स होने की सूरत में ये तो एग्जीक्यूट नहीं हुई, लेकिन एज पर सीक्वेंस ऑफ द प्रोग्राम लाइन नंबर 30 विल बी एग्जीक्यूटेड। तो अब जब ये कंडीशन ट्रू ही नहीं हुई, इसका मतलब है कि जो किलोमीटर है, जो ट्रैवलिंग है पर्सन की, पैसेंजर की, वो 5 किलोमीटर से ज़्यादा है। तो फिर क्या होगा, चार्ज कैसे कैलकुलेट होगा। चार्ज वेरिएबल हमने लिया, उसका नाम रखा चार्ज, और उसको हमने क्या ले लिया, सिंगल प्रिसीजन ले लिया, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि जो आपका आंसर है वो पॉइंट में भी आ सकता है और लॉन्ग भी हो सकता है, तो हमने उसको सिंगल प्रिसीजन ले लिया। इसको हम डबल प्रिसीजन भी ले सकते हैं। ठीक है जी, सिंगल प्रिसीजन लिया इज इक्वल टू, ये 6 हो गया पहले 5 किलोमीटर का,
ठीक है, पहले 5 किलोमीटर पे 6 रुपीज़ है मिनिमम फेयर, ये 6 वो हो गया, प्लस नेक्स्ट जो 5 किलोमीटर से आगे का जो फेयर है वो कैसे कैलकुलेट होगा कि टोटल में से पहले 5 माइनस कर देंगे, टोटल में से पहले 5 किलोमीटर माइनस कर दिया और उसको मल्टीप्लाई कर दिया 0.75 के साथ और फिर प्रिंट चार्ज करवा लिया और प्रोग्राम एंड हो गया। अब चलते हैं GW बेसिक में इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। जी व्यूअर्स, हम आगे GW बेसिक एनवायरनमेंट में आज प्रोग्राम को जो है वो टाइम को सेव करने के लिए मैंने प्रोग्राम को ऑलरेडी राइट डाउन कर लिया था, उसको मैं लोड करती हूँ। ठीक है जी, लोड, और वही हमने जो एक फोल्डर बनाया हुआ है GW बेसिक का ई ड्राइव के ऊपर। ठीक है जी, GW बेसिक का फोल्डर और उसके अंदर फाइल नेम है जी ifden.bas। ठीक है जी, ifden.bas के नाम से हमने फाइल बनाई हुई है जिसमें यही प्रोग्राम लिखा है, डबल कोट क्लोज, एंटर किया, ओके दे दिया। इट मीन्स कोई जो है प्रॉब्लम नहीं हुआ, एरर नहीं आया और सक्सेसफुली हमारी फाइल जो है वो लोड हो गई है। अब मैं उसको लिस्ट करके आपको दिखाती हूँ। ठीक है जी, वही सेम प्रोग्राम, इनपुट किलोमीटर के, यानी के में हमारे पास वो वैल्यू आ जाएगी और उसके बाद क्या है, हम कंडीशन लगा देंगे के ऊपर कि अगर 5 और 5 से छोटा है किलोमीटर तो क्या करे, ₹6 प्रिंट कर दे और प्रोग्राम को एंड कर दे। यानी जब वो 5 किलोमीटर से छोटा है फिर तो हमें आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, चार्ज कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि 5 किलोमीटर तक तो 6 रुपीज़ जो है वो फिक्स है। उसके बाद हमें अगर वो 5 से एक्सीड करता है किलोमीटर तो फिर हमें कैलकुलेशन की ज़रूरत है और जाहिर है उस सूरत में ये तो एग्जीक्यूट ही नहीं होगी और लाइन नंबर 30 पे आके एग्जीक्यूट चार्ज होगा 6 प्लस K-5। फॉर एग्जांपल अगर हम 8 किलोमीटर लेते हैं या हम लेते हैं 7 किलोमीटर, यानी 2 किलोमीटर 5 से ज़्यादा लेते हैं तो K हमारा कितना होगा, 7 होगा। 7 - 5 कितना हो जाएगा, 2। ठीक है जी, 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.75। ठीक है, अब 2 यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि पहले 5 किलोमीटर तो 6 रुपीज़ हमने ये कर लिए ना, उसके अंदर हमने ऐड किया बाकी का जो 2 किलोमीटर रह गया था, टोटल 7 था, 7 - 5 2, और उन 2 किलोमीटर्स का फेयर जो है 75.75 के साथ मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो हम 6 में ऐड कर देंगे और वो हमारा टोटल चार्ज बन जाएगा और फिर उसको प्रिंट चार्ज करके हम उसको प्रिंट करा लेंगे और हमारा जो है वो एंड हो जाएगा प्रोग्राम। ठीक है जी, इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं हम। एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, F2 से। ठीक है, एग्जीक्यूट किया, रन किया, अब वो यही मैसेज देखें दे रहा है, इनपुट जो हमने कराया था किलोमीटर कितने हैं, किलोमीटर में फ़िलहाल <5 देती हूँ तो देखिएगा आंसर जो है वो ₹6 जो है वो डिस्प्ले कर देगा। 2 किलोमीटर दिए, एंटर किया और ये ₹6 करके उसने ओके करके हमें उसने रिजल्ट शो करके और फिर दोबारा जो है वो प्रॉम्प्ट पे आ गया। राइट, अब मैं इसको दोबारा अगर रन करूँ F2, अब मैं देती हूँ 5 पे भी वो ₹6 दे देगा। ठीक है जी, अब मैं इसको वैल्यू देती हूँ >5, लाइक मैं 6 दे देती हूँ ताकि आपको क्लियर भी हो जाएगा कि जब 6 दूंगी 1 किलोमीटर ज़्यादा होगा तो वो क्या दे देगा आपको आंसर 5.75। 6 किलोमीटर मैंने इसको एंटर वैल्यू की, एंटर किया तो ये देखें 6.75 जो है उसने वैल्यू दे दी। ठीक है, 6 रुपीज़ दिस वन पहले 5 किलोमीटर के प्लस 0.75 अगले 1 किलोमीटर के, तो यह आंसर हमारा आ गया 6.75। अब अगर मैं इसको जो है वो 7 किलोमीटर देती हूँ इसकी वैल्यू तो देखें आपको आंसर दे देगा 7.5। ठीक है, यानी 0.75 जो है वो ऐड करता जाएगा हर 1 किलोमीटर के अगेंस्ट। ठीक हो गया बच्चों, तो ये था आपका इफ और देन स्टेटमेंट। अब हम नेक्स्ट उसकी जो वेरिएशन थी इफ देन और एल्स, उसको देखते हैं कि वो कैसे काम करती है। ठीक है जी, नेक्स्ट वेरिएशन है इफ देन और एल्स स्टेटमेंट। द कीवर्ड एल्स इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द 2 डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स विद इफ स्टेटमेंट। पहले हमने जो इफ और देन स्टेटमेंट पढ़ी उसमें हमारे पास सिर्फ एक ऑल्टरनेटिव था, एक रास्ता था कि अगर कंडीशन ट्रू होती है तो एक्सप्रेशन के बाद और देन के बाद जो स्टेटमेंट होंगी वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। लेकिन अगर हमारी ये कंडीशन फॉल्स होती है, फॉल्स के केस में हमारा कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी वो इफ और देन में हमें नहीं बताया गया था।
वो हम यूज करेंगे इफ देन और एल्स में। यानी अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये देन के बाद वाली स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो एल्स के बाद वाली जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगी। ठीक है जी, ये फर्क है इफ देन का और इफ देन एल्स का। यानी एल्स वाले स्टेटमेंट पे हमारे पास ऑल्टरनेटिव वे आउट भी होता है कि हमने अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर हमने क्या स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट करानी है। इसकी भी फर्दर दो वेरिएशंस हैं। एक तो आप डायरेक्ट देन और एल्स के बाद स्टेटमेंट लिख सकते हैं। दूसरी वेरिएशन क्या है कि देन के बाद आप लाइन नंबर लिख सकते हैं। इसी तरह से एल्स के बाद भी आप लाइन नंबर जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है जी, इसका फ्लो चार्ट कैसे बनेगा, ये प्रोसेसिंग के बाद या इनपुट के बाद जब ये एरो फ्लो नीचे आएगा तो ये डिसीजन यहाँ पे अकर होगा। इस डिसीजन बॉक्स के अंदर हम अपनी कंडीशन लिखेंगे। ठीक है जी, और ये ट्रू के केस में ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगी और फॉल्स के केस में ये स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। एंड वन थिंग इज मोर इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर कि जब भी डिसीजन मेकिंग होती है उसमें एट अ टाइम एक या तो कंडीशन ट्रू होती है या फॉल्स होती है। अंडरस्टैंड, दोनों सिचुएशंस एक टाइम पे जो है वो फुलफिल नहीं होती। या तो ये एरो अपना वर्क करेगा एक टाइम पे या फिर ये करेगा। राइट जी, इफ देन एल्स की हम एग्जांपल देखते हैं। एजेस ऑफ द डिफरेंट कैंडिडेट्स अपेयरिंग बिफोर अ सिलेक्शन बोर्ड ऑफ PIA आर एक्सेप्टेड थ्रू द कीबोर्ड। यानी कीबोर्ड के थ्रू जो है वो एक्सेप्ट करेगी PIA का बोर्ड का सिलेक्शन डिफरेंट कैंडिडेट्स का। कंडीशन उसकी क्या होगी, इफ द एज इज बिलो 17 द कैंडिडेट इज नॉट एलिजिबल फॉर द अनाउंस्ड पोस्ट। यानी जो पोस्ट PIA ने अनाउंस की है उसके लिए 17 ईयर्स से जो बिलो होगा वो कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है। अदरवाइज ही कैन अपेयर फॉर टेस्ट एंड इंटरव्यू। यानी 17 से जो बड़ा होगा, एज उसकी 17 ईयर से ज्यादा होगी, he will be eligible for the test and the interview. We are asked to write a program for this problem. इस प्रॉब्लम के लिए हम एक प्रोग्राम लिखते हैं। क्या किया, इनपुट एज ए ले लिया वेरिएबल एज के लिए और ए के ऊपर हमने कंडीशन लगा दी कि इफ ए जो है वो ग्रेटर इक्वल हो 17 के। यानी ए जो कैंडिडेट की एज है वो 17 से या तो ग्रेटर हो या 17 हो, देन 30 एल्स 50। यानी ये लाइन नंबर हमने बता दिया कि अगर कंडीशन ट्रू होगी तो लाइन नंबर 30 पे कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा। अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स का केस एग्जीक्यूट होगा और लाइन नंबर 50 पे जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा। तो कंडीशन ट्रू होने की सूरत में लाइन नंबर 30 था। लाइन नंबर 30 पे क्या लिखा हुआ है, प्रिंट कैंडिडेट इज एलिजिबल। ठीक है जी, और जब ये प्रिंट हो जाएगा उसके बाद कंट्रोल हमारा यहाँ आएगा तो गो टू 60 हो जाएगा। गो टू 60 पे क्या है, वो फिर ऑप्शन पूछ रहा है, वुड यू लाइक टू इनपुट अगेन और नॉट। यानी इसको हमने येस और नो का जो है वो आंसर देना है। येस करेंगे तो वो फिर यहाँ से प्रोग्राम हमारा स्टार्ट कर देगा। अगर हम इस ऑप्शन में y जो है वो पुट करेंगे, इसकी वैल्यू y देंगे, यहाँ पे फिर कंडीशन लगी हुई है इफ y इज इक्वल टू y देन 10। ठीक है जी, अगर नो करेंगे तो ऑब्वियसली वो एंड हो जाएगा क्योंकि एल्स का केस हमने नहीं दिया हुआ यहाँ पे। ठीक हो गया, एक तो ये एग्जाम्पल है, या आप ये एग्जाम्पल कर लें या फिर एक और एग्जाम्पल है इसकी वो कर लेते हैं। उसके साथ जो है लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज भी है। वी हैव स्टडीड द 3 लॉजिकल ऑपरेटर दैट इज एंड और नॉट। These operators play an important role in constructing condition to be used with if statement। यानी इन लॉजिकल ऑपरेटर्स को हम if की कंडीशन जब हम लगाते हैं उसमें भी हम यूज कर सकते हैं। Until now we have been using simple condition with if statement। अब जो है अब तक हमने सिंपल स्टेटमेंट यूज की थी इसकी, अब हम उसके साथ लॉजिकल ऑपरेटर का यूज भी इसके साथ करेंगे। उसके लिए प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है जी हमारे पास कि लेट अस कंसीडर अ प्रोग्राम टू फाइंड द स्मॉलेस्ट ऑफ 3 गिवन नंबर। यानी 3 गिवन नंबर्स हम जो देंगे अपने प्रोग्राम को उसमें से वो फाइंड करेगा कि स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। लाइन नंबर 10 आ गई, ऑटो करके हम GW बेसिक में गए, इनपुट ABC इफ A लेस देन B के एंड
ए लेस देन सी के, यानी सबसे पहले उसने ए को चेक किया। ये चीज़ हम जाके GW बेसिक में इम्प्लीमेंट अभी करते हैं। जी व्यूअर्स, हम GW बेसिक में आ गए। सेम उसी तरह से मैंने जो है प्रोग्राम ऑलरेडी राइट डाउन किया हुआ है फॉर द टाइम सेविंग पर्पस। उसको हम लोड कर लेते हैं। लोड E:\GW बेसिक \if then else। ठीक है जी, उसका नाम क्या रखा हुआ है, if then else .bas डबल कोट क्लोज और एंटर। ओके, आ गया, सक्सेसफुली लोड हो गई। लिस्ट करा लेते हैं इसको। लिस्ट कराया, इनपुट A, B, C। अब कंडीशन हमने क्या लगाई, सबसे पहले जाहिर है हमें स्मॉलेस्ट का कैसे पता चलेगा कि इस A को हम B और C की वैल्यू के साथ मैच करेंगे। अगर वो इन दोनों से छोटी है तो ऑब्वियसली A जो है वो स्मॉलेस्ट नंबर होगा। अगर ऐसा नहीं है, ये कंडीशंस हमारी जो हैं वो फॉल्स हो जाती हैं, फिर क्या करेगा, वो B को चेक करेगा, B को दोनों से जो है वो चेक करेगा। अगर B स्मॉलेस्ट है तो वो B डिस्प्ले कर देगा। अगर B भी स्मॉलेस्ट नहीं है तो अंडरस्टूड है कि जो C है वो सबसे स्मॉलेस्ट जो है वो नंबर होगा, उसको हम यहाँ पे प्रिंट करा लेंगे। ठीक है जी, हमने चेक क्या लगाया, ये एंड का ऑपरेटर यहाँ पे यूज किया हमने, लॉजिकल ऑपरेटर, यानी दो कंडीशंस हमने कंबाइन कर दी यूजिंग एंड लॉजिकल ऑपरेटर। इफ A लेस देन B, यानी A जो है वो B से छोटा हो एंड A C से भी छोटा हो, दोनों कंडीशन, एंड हमारा क्या वर्क करेगा, जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो देन का केस हमारा जो है वो एग्जीक्यूट होगा। अगर इन दोनों में से कोई एक भी फॉल्स हो जाएगी तो वो एल्स का केस हमारा जो है वो एग्जीक्यूट करेगा। दोनों कंडीशन ट्रू होने की सूरत में देन में उसने क्या कहा, 50 पे चला जाए। 50 पे क्या लिखा हुआ है, प्रिंट A स्मॉलेस्ट। ठीक है जी, जाहिर है जब कंडीशंस ट्रू हो जाएंगी तो इसका मतलब है पहले स्टेप पे ही उसने चेक कर लिया पहले नंबर को बाकी दो नंबर्स के साथ, A स्मॉलेस्ट आया तो उसने प्रिंट करा दिया A स्मॉलेस्ट, और गो टू 80 साथ ही उसने कह दिया गो टू 80। अब ये एक लाइन के ऊपर दो स्टेटमेंट्स हैं तो इसलिए हमने सेपरेटर लगाया कॉलन का। गो टू 80 पे चला जाएगा कंट्रोल, ये प्रिंट कराने के बाद। 80 पे क्या है, इनपुट वुड यू लाइक टू इनपुट अगेन, येस और नो, यानी अगर हम Y देंगे तो वो हमें वापस इधर ले आएगा, अगेन 3 नंबर इनपुट कराएगा, फिर ये कंडीशंस जो हैं वो चेक करेगा और हमारा आंसर करेगा, फिर 80 पे आ जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि यहाँ भी 80 लगा हुआ है, यहाँ भी 80 लगा हुआ है। आप 70 पे भी गो टू 80 लगा सकते हैं अपने प्रोग्राम को बार बार जो है एक ही गो में जो है रन करने के लिए। ठीक है, तो जितनी दफा आप उसको Y दिए जाएंगे आपका प्रोग्राम री एग्जीक्यूट हुए जाएगा और आपसे वैल्यूज पूछे जाएगा। अब मैं एंटर इसको रन करती हूँ, F2 से रन किया, इनपुट ABC। अब देखें इनपुट स्टेटमेंट में मैंने इसको मैसेज वाला पोर्शन जो है वो डिस्प्ले नहीं किया था, तो वो आपको जो है यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा जी। ABC की वैल्यू इसमें एंटर करते हैं, A की वैल्यू मैं 2 देती हूँ, कॉमा लगा के B की वैल्यू दी 4, कॉमा लगा के C की वैल्यू दी 6। एंटर किया तो उसने देखें मैसेज दे दिया A इज़ द स्मॉलेस्ट। ठीक हो गया। हमने इसको यही कहा था कि इफ़ A को चेक करे सबसे पहले, B और C से छोटा है, दोनों कंडीशंस ट्रू हैं, तो 50 पे चला जाए। 50 पे आया, यहाँ उसने A स्मॉलेस्ट प्रिंट किया, फिर गो टू 80 पे चला गया, 80 पे आया, यहाँ उसने ये मैसेज जो है वो डिस्प्ले किया, Y की वैल्यू उसने मांग रहा है, वुड यू लाइक टू इनपुट अगेन। अब यहाँ उसको अगर मैं Y देती हूँ तो वो दोबारा हमसे A B C की वैल्यू पूछेगा। ठीक है, वही Y दी और इसने दोबारा पूछ लिया। अब यहाँ पे मैं B की वैल्यू जो है वो बड़ी कर देती हूँ, B की वैल्यू 7 दे दी और उसके बाद C की वैल्यू दी 1। ठीक है जी, अब देखें इसमें B जो है वो स्मॉलेस्ट उसने बताना है ना, B इसमें ग्रेटेस्ट है और फिर सेकंड नंबर पे A है और फिर C है। अब ये हमें दिखाएगा C की वैल्यू इस केस में। अगर हम B की स्मॉलेस्ट वैल्यू देते हैं, B की फॉर एग्जांपल 1 दे दी और C की दे दी 2, अब इसमें से स्मॉलेस्ट B है। ठीक है 1, तो अब हमें बताएगा कि B इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर। एंटर किया, ठीक है, उसने बता दिया B इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर, वुड यू लाइक टू इनपुट अगेन, येस। ठीक है,
एंटर किया। अब हम सी की वैल्यू सबसे स्मॉल दे के देखते हैं, 3,2,1। अब सी स्मॉलेस्ट है, एंटर किया, ठीक है जी। तो उसके बाद उसने कह दिया जी सी इज द स्मॉलेस्ट नंबर, वुड यू लाइक टू इनपुट अगेन। अच्छा, यहाँ हमने जो लिखा था लाइन नंबर 70 पे, यहाँ हमने गो टू 80 क्यों नहीं लिखा? लिखने को हम लिख सकते थे, लेकिन क्या है कि वो एक एक्स्ट्रा बर्डन हो जाता हमारी रैम के ऊपर और प्रोसेसर के ऊपर। क्यों? इसलिए कि जब वो सी स्मॉलेस्ट नंबर डिस्प्ले करा लेगा तो उसके तो फौरन बाद 80 है, 70 के बाद 80, कंट्रोल ने ऑटोमेटिकली लाइन नंबर 80 पे ही आना है। इसलिए हमने पढ़ा था ना शुरू में चैप्टर नंबर 1 में कि हम प्रॉब्लम सॉल्विंग में प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए ऐसा सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं जिसमें कम से कम रिसोर्सेज यूज हों, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक गो टू स्टेटमेंट का रिसोर्स अपना सेव कर सकते हैं यहाँ पे ना लिख के, क्योंकि यहाँ पे उसने ऑटोमेटिकली लाइन नंबर 80 पे आना ही आना है 70 को प्रिंट कराने के बाद, ड्यू टू सीक्वेंस स्ट्रक्चर। ठीक हो गया। अब यहाँ पे सीक्वेंस जाहिर है सिलेक्शन तो यहाँ यूज हो गया। अब जो बाकी की स्टेटमेंट्स हैं वो सीक्वेंस के रूल पे काम करेंगी। अब मैं इसको नो करती हूँ, यहाँ पे नो वैल्यू दे दी तो ये हमें इस प्रोग्राम से जो है वो बाहर ले आएगा, मेन प्रॉम्प्ट पे ले आएगा, जहाँ पे हम जो है वो डायरेक्ट मोड के अंदर कोई सी दूसरी, ये एंटर किया, ये देखें, ये अब उसने हमसे ना वैल्यू मांगी है एबीसी की, ना उसने वुड यू लाइक टू इनपुट अगेन पूछा है, उसने ओके कहा और हमें डायरेक्ट मोड में ले आया फॉर राइट डाउन द नेक्स्ट स्टेटमेंट। ठीक है जी, ये हो गया हमारा। मैं इसको स्क्रीन क्लियर कर दूं, CLS करके स्क्रीन क्लियर कर दी। ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे लूप्स। टिल देन अल्लाह हाफिज।